अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज और ईद मुबारक उन तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे जानते हैं। और ईद मुबारक तो खैर तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर लिए गए अखुद नोटिस पर अपना तहरीरी हुक्मनामा 3 अप्रैल 2024 की समाअत कर जारी कर दिया। ईद मुबारक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम काफ़ी दिनों से इस हुक्मनामे का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली वो आ गया। और अब अगर उस हुक्मनामे के ऊपर बात ना की जाए तो बुरा होगा। खैर, हुक्मनामे के अंदर इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू पहले भी हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जस्टिस अतर मिनल्ला का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल इज़ाफ़ी नोट है। उस इज़ाफ़ी नोट में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तनकीद का एक बाज़ार गर्म है सोशल मीडिया पर जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ। इससे मुताल्लिक कुछ इस व्लॉग में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जस्टिस जाया आफरीदी ने भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, और वो ये कि वो एज़ यूजुअल आर्टिकल 184(3) यानी सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के इस्तेमाल के ऊपर बहुत ही मुहतात रहने का कहते हुए इस बेंच से अलहदा हो गए हैं। जस्टिस जाया अफरीदी और उनके बेंच से अलहदा हो जाने की एक लंबी दास्तान है जिसके ऊपर मुफस्सिल बात भी करेंगे, लेकिन आज के व्लॉग में कुछ जिक्र सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट पर ही करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्मनामा है, जिस हुक्मनामे के अंदर बार काउंसिल्स को नोटिस करके तजावीज़ मांगी गई हैं कि, और साथ में अटॉर्नी जनरल को भी वफाकी हुकूमत के बिहाफ पे नोटिस किया गया है कि बताया जाए कि अगर एग्जेक्टिव अदलिया के अमूर में मुदाखलत करती है तो फिर किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाए, जैसे कि लेटर के अंदर था। और उसके अलावा ये भी कि जो हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं उनको किस तरह से इतना एम्पावर किया जाए और उनको इतने इख्तियारात दिए जाए कि वो इस तरह की मुदाखलत के ऊपर खुद से रिएक्ट कर सकें। खैर, तफसीलात तो मांगी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैरा नंबर 1 टू 12 अपने हुक्मनामे के अंदर बैकग्राउंडर का रखा, और उस पैरा नंबर 1 टू 12 से जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफ करते हुए इजाफी नोट लिखा है। उस जो वो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर तमाम चेन ऑफ इवेंट्स, जो कि आपको याद होगा 3 अप्रैल 2024 की समाअत के अंदर 1.5 घंटे में 1 घंटा 10 मिनट भी तफसील से बताई गई थी, वो लिखे गए हैं। और उसमें वो तमाम तर जो चीज़ें नोट की गई हैं वो वही हैं जो समाअत में कही गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, उसके बारे में ही बात करते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स सिंपली आपके सामने रख देती हूँ, जो इसमें बैकग्राउंडर में है, जिससे जस्टिस अतर मिनल्ला इख्तलाफ कर रहे हैं कि 25 मार्च को ये जजेस खत लिखते हैं। खत लिखने के बाद 26 मार्च को वो मौसूल होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फैज़ीसा को। वो फौरी तौर पर अपने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मुलाकात करते हैं। इन 6 जजेस के साथ मुलाकात के अंदर वो जजेस एतमाद का इजहार करते हैं चीफ जस्टिस और सीनियर प्यून जज पे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग होती है जजेस की। फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर अक्सरियती जजेस इस बात पर आमादगी का इजहार करते हैं कि चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज को वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी तौर पर मुलाकात करके इस मामले को उनके नोटिस में लाना चाहिए, और इसके ऊपर फिर मुलाकात ही आखिरी हल है। खैर, मुलाकात हो गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की 27 मार्च 28 मार्च 2024 को। और 28 मार्च को मुलाकात के बाद दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग हुई। फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर ये बताया गया इंक्वायरी कमीशन तश्कील पा रहा है। उसके बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमीशन के लिए काबीना का इजलास तलब किया। काबीना के इजलास से पहले वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से। उस मुलाकात के अंदर उनको बता दिया जाता है कि आपके हाथ ये इंक्वायरी कमीशन की सरबराही सौंपी जा रही है, और फिर अटॉर्नी जनरल के मुंह में डाल के ये तमाम चीज़ें ऑर्डर के अंदर लिखी गई हैं कि अटॉर्नी जनरल ने बिलाशुबा ये बताया भी था कि खैर कमीशन का क़याम अमल में आया। और उसके बाद कुछ डिट्रैक्टर्स ने सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू कर दी कि एग्जेक्टिव को ही कैसे एक कमीशन बनाने का इख्तियार दे दिया गया है उस खत के ऊपर, जिसमें इल्ज़ाम भी एग्जेक्टिव के ऊपर ही है कि वो अदलिया के अमूर में मुदाखलत कर रही है। तो उसके बाद फिर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली इस तनकीद की जद में आकर माजरत कर ली कमीशन की सरबराही से। और फिर यहाँ पर ये मेंशन करना भूल गए ऑर्डर के अंदर कि क्या जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जो इदारा जाती मुशावरत का कहा था इस मामले को, वो भी सोशल मीडिया की तनकीद की वजह से ही कहा था या ये उनकी अपनी सोच थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो बैकग्राउंड के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुक्मनामे के मुताबिक ये कह रहे हैं
کہ جب یہ خط لکھا گیا اور اس خط کے اندر جن جن واقعات کا ذکر فاضل ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 کر رہے ہیں وہ اس زمانے کے ہیں جب یہ حکومت نہیں تھی. تو یہاں پر کچھ کریکشن آئی تھنک حکم نامے کے اندر ہونی چاہیے. یہ اٹارنی جنرل کے لیے بھی سبکی کا باعث بن سکتی ہے کہ پچھلے سال یعنی مئی 2023 میں جب یہ تمام تر واقعات ہو رہے تھے تب بھی حکومت یہی تھی, یہی اٹارنی جنرل, یہی وزیر اعظم تھے اور غالباً یہی ایگزیکٹو اور اسٹیٹ بھی تھی. تو پھر یہاں پر یہ لکھنا کچھ غلطی ہے. خیر یہاں تک تو چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اس وقت عہدے پر براجمان نہیں تھے بلکہ انہوں نے تو 17 سپٹمبر 2023 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے. تو اس سے پہلے ملاقات ضرور ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جسٹس قاضی فریسہ سے, لیکن ان کے پاس اختیار نہیں تھا کچھ بھی کرنے کا. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کا واحد اختیار تھا خود نوٹس لے کے اس کارروائی کو آگے بڑھانے کا, لیکن انہوں نے نہیں لیا, یعنی جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ نہیں کیا. خیر اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے تو ہائی کورٹ کے امور میں کیسے سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے. آئین کے مختلف آرٹیکل روکتے ہیں, مختلف آرٹیکلز خود ہائی کورٹ کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے طریقہ کار کو طے کرے. تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب چلنا ہے سپریم کورٹ کو. تو سپریم کورٹ نے تجویز مانگی ہے بار کونسل سے اور وہ تجویز 25 اپریل 2024 تک تمام باہمی مشاورت کر کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور 30 اپریل کو اب اس کیس کی سماعت ہوگی. جسٹس اطہر من اللہ نوٹسز کی حد تک, مشاورت کی حد تک تو اس حکم نامے سے بالکل متفق ہیں, لیکن وہ اختلاف کر رہے ہیں بیک گراؤنڈر سے, اور اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن کا عمل میں آنا ابھی یہ طے کرنا ہے فل کورٹ نے بیٹھ کے کہ کیا ایگزیکٹو انکوائری کمیشن بناتی اس معاملے میں یا پھر جوڈیشل سائٹ پہ ماضی میں بھی جوڈیشل کمیشنز بنتے رہے ہیں تو جوڈیشل کمیشن بن کے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ اپنے نوٹ کے اندر یہ اپنا اختلاف نوٹ کرانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں وہ کافی کریڈیبل ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے, تو ان کے لکھے گئے جو الزامات ہیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھتا. تو پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹو برانچ کی عدلیہ کے اندر مداخلت کے طریقہ کار کو کیسے روکا جائے. یہاں پر وہ مختلف چین آف ایونٹس کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 76 سالہ عدالتی تاریخ میں جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان کے اوپر ایگزیکٹو کی مسلسل مداخلت پر سوالات اٹھتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اندر حال ہی میں سپریم کورٹ نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور وہ ایک ایسا داغ ہے سپریم کورٹ پر لگا جو دھل نہیں سکتا, اور وہ بھی ایگزیکٹو کی مداخلت سے ہی سرزد ہوا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فریسہ کا جو اپنا ریفرنس تھا جو ان کے خلاف آیا وہ بھی بہت بڑی مثال ہے. اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ ایگزیکٹو کی مداخلت چلتی ہے عدالتی معاملات اور عدالتی امور کے اندر. پھر انہوں نے اصغر خان کیس کا حوالہ بھی دیا, فیض آباد دھرنا کیس کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ حکم ناموں کے ذریعے بہت زیادہ یہ اظہار کرتی رہی ہے کہ ایگزیکٹو کا کسی صورت کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے عدالتی امور میں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہمیشہ اگنور کیا گیا اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے ابھی طے کرنا ہے کہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے اوپر طے کیا جائے کہ اگر تو مداخلت ہے تو اس مداخلت پر ریاکٹ کیسے کرنا ہے. خیر یہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان 6 ججز نے وسل بلوئر کے طور پر, آپ کو پتہ ہے وسل بلوئر وہ ہوتا ہے جو ایک ادارے یا ایک آرگنائزیشن کے اندر کا فرد ہو اور وہ اپنے ادارے کے اندر ہونے والے غیر قانونی امور کی نشاندہی کرے خفیہ طور پر. تو جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ ان ججز نے خفیہ طور پر ہی خط لکھا تھا, لیکن وہ خط تو پبلک ہو گیا, وہ لیک ہو گیا, لیکن لیک ہو جانے کے بعد بھی کیونکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے, عام انسان کا انٹرسٹ اس سے جڑا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان ججز نے ایونٹس کی نشاندہی کی ہے اور کچھ خاص پولیٹیکل کیسز کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا, تو یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے. اور اب جب خط آ چکا ہے میڈیا کے اوپر تو پھر ان وسل بلوئرز کے انٹرسٹ کو بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ان وسل بلوئرز کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے اپنے ادارے کے اندر ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا جائے گا. یہاں پر کچھ بہت سارے میسیجز جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے نوٹ کے اندر دے دیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان ججز کے لگائے گئے الزامات کے اوپر یا ان کی
निशानदेही की हुई इवेंट्स के ऊपर तो कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हल्फ़ उठाते हैं आईने पाकिस्तान के अंदर, उनकी कही बातों को आप कैसे नेगेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो देखना है वो ये देखना है कि कैसे रोका जाए एग्ज़ेक्टिव की मुदाखलत को अदलिया के मामलात के अंदर। उसके बाद ये कहते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये भी निशानदेही की कि 2018 के अंदर जो जजेस थे वो मनमाने फैसले कर रहे थे अदलिया के सॉरी एग्ज़ेक्टिव के। तो जस्टिस अतर मैनल्ला ये कहते हैं कि अदलिया की जानिब से निशानदेही पर खामोशी कि उनके मामलात में मुदाखलत हो रही है, ये कहीं ये इज़हार भी करती है, बल्कि ये एक इमेज बन गया है अदलिया का कि वो शरीके जुर्म रही है। एग्ज़ेक्टिव के साथ उन तमाम तर मामलात पर जो कुछ इस मुल्क के अंदर आज तक होता रहा, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का केस था या फिर वो आज नाम लिए बगैर इमरान खान के केसेज़ हैं, जिनमें ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस ने निशानदेही की कि उन पर दबाव डाला जाता रहा। तो फिर अदलिया के अंदर एग्ज़ेक्टिव की मुदाखलत किसी तौर भी रुकी नहीं है, और यहाँ पर अदलिया को शरीके जुर्म तस्वुर किया गया है, जबकि जस्टिस अतर मैनल्ला कहते हैं कि जब 2018 की निशानदेही कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल के, तब जजेस के ऊपर दबाव तो खैर नहीं कह सकते, जजेस शामिल थे। जैसे मियाँ साकिब निसार के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो शामिल थे तमाम तर मामलात के ऊपर, जो कुछ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ, उनकी हुकूमत को एक मखसूस तरीके से जाने के बाद दोबारा इक़्तिदार में ना आना यकीनी बनाया गया। तो ये अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल निशानदेही कराई। तो जस्टिस अतर मैनल्ला कहते हैं कि वो तरीक़ेकार या वो तमाम तर मामलात यहाँ रुके नहीं हैं। यहाँ पर जस्टिस अतर मैनल्ला ने उस दिन हेयरिंग में भी कहा था, ऑर्डर में भी लिखा। उन्होंने कहा कि मालूम हम सबको है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इग्नोरेंट हैं। हम जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं मामलात को, और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा वो ये भी लिखते हैं अपने लेटर के अंदर कि ये जो कल्चर ऑफ डिवियस है, ये बन चुका है मुसलसल, और ये नहीं बनना चाहिए। यानी कानून को तोड़ना और कानून पर अमल ना करना एक रिवायत बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है। जस्टिस अतर मैनल्ला ने अपने 6 सफ़हाती नोट के अंदर तमाम तर वो मामलात, तमाम तर वो चेन ऑफ इवेंट डिस्कस कर दिए हैं। यानी चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ का आने वाला रेफरेंस, फैज़ाबाद धरना, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का लिखे जाने वाला ख़त, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त, जो कि इन तमाम तर मामलात के रिफ्लेक्शन में ही लिखा गया है फाइनली, और उसके अलावा असगर खान केस का भी हवाला दिया। तमाम तर हवाला जात के बाद वो ये कहते हैं कि जब आज तक ये मामला नहीं रुक सका, हमारी अदलिया की आज़ादी के ऊपर ये कदगन है कि आपके मामलात में मुदाखलत करती हैं एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटीज़ और एग्ज़ेक्टिव ब्रांच, तो हमें उस मामले को रोकना है। रोकने के लिए क्या तरीक़ेकार बनाना है, यही तरीक़ेकार माँग रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस। तो वो तरीक़ेकार बैठ के फुल कोर्ट ने तय करना है, और ये भी तय करना है कि कौन-सा बेहतरीन तरीक़ा होगा इन मामलात की इंक्वायरी के लिए और इनके तय्युन के लिए कि आगे मुस्तक़बिल में जाके कोई भी मुदाखलत ना करे अदलिया के अमूर के अंदर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। ख़ैर, ये हो गया जस्टिस अतर मैनल्ला का नोट। जस्टिस अतर मैनल्ला के नोट को शायद पढ़ के समझने वालों को इतनी ही समझ आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त में लिखे गए चेन ऑफ इवेंट्स को डिस्प्यूट करने के बजाय अब मुस्तक़बिल के कोर्स को तय किया जाए, कैसे रोका जाएगा अदलिया की आज़ादी में एग्ज़ेक्टिव की मुदाखलत को। तो यहाँ पर पढ़ने वालों ने इतना ही पढ़ा। उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने माज़ी के तमाम इवेंट्स का हवाला देके अपने पॉइंट को कैसे रीइटरेट करके सामने रखा है, और ये कहा है कि अभी फुल कोर्ट ने ये तमाम तय्युन करने हैं। तो सोशल मीडिया पर जस्टिस अतर मैनल्ला के किरदार पर बार-बार उँगलियाँ उठाई जाती हैं, और ये कहा जाता है कि शायद इमरान खान के केसेस के लिए वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं। जबकि आपको याद होगा कि जस्टिस अतर मैनल्ला हाल ही में, यानी चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ के ओहदा संभालने के बाद पहली बार जब तनकीद की ज़द में आए थे, तो वो साइफ़र केस में उनका लिखे जाने वाला इज़ाफ़ी नोट था। उस इज़ाफ़ी नोट में भी उन्होंने हवाला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी दिया था कि एक माज़ी के वज़ीर-ए-आज़म को कैसे फांसी घाट तक पहुंचाया गया। फिर उन्होंने नवाज शरीफ के केसेस का भी हवाला दिया था, और कहा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को भी मौका मिलना चाहिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का, ताकि मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार में आने से दोबारा रोकने का जो एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है, वो ख़त्म हो। तो अब जस्टिस अतर मैनल्ला ने एक और इज़ाफ़ी नोट लिख दिया है, और उस इज़ाफ़ी नोट के बाद जो उनके खिलाफ तनकीद हो रही है, उस तनकीद की बजाय शायद हम सबको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि हमारे मुल्क में आइन एक दस्तावेज़ है। डिक्टेटर्स तो ये कहते थे, मुशर्रफ ने तो कहा कि ये सिर्फ़ एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन हमारी एग्ज़ेक्टिव को इसको एक पीस ऑफ पेपर के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए।
अटॉर्नी जनरल जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ डिट्रैक्टर्स ने डिट्रैक्ट कर दिया इंक्वायरी कमीशन के मामले को, और वो तो बनता और वो चलता। तो आप मुझे बताइए कि इंक्वायरी कमीशन क्या करता? एक साबिक चीफ जस्टिस क्या हाजिर सर्विस जजेस को बुला के उनके इल्ज़ामात के ऊपर पहले इंक्वायरी करता कि आप दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? यहाँ पर जस्टिस अतर मैनल्ला का ये कहना कि क्योंकि जजेस क्रेडिबल हैं और उनके लगे इल्ज़ामात के ऊपर और उन इल्ज़ामात की संगीनी को देखने के बजाय हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए कि वो दुरुस्त है या गलत, किसी हद तक दुरुस्त भी है। ठीक है, हम कहते हैं कि इन जजेस के लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत उनसे ज़रूर माँगने चाहिए। लेकिन उन इल्ज़ामात के सबूत मिल जाने के बाद क्या इस मुल्क के अंदर कुछ हो सकता है? यहाँ पर उन्होंने फैज़ाबाद धरना का हवाला दिया, असगर खान केस का हवाला दिया, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ के अपने खिलाफ आए रेफरेंस का हवाला दिया। तो क्या माज़ी के हमारे इदारे या माज़ी की मुदाखलत गलत और आज की मुदाखलत दुरुस्त थी? ये भी तो देखना है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर तय करना है कि फ्यूचर में अगर कोई एग्ज़ेक्टिव के मामलात में खलल डालता, सॉरी, जुडिशरी के मामलात में एग्ज़ेक्टिव खलल डालती है, तो उसका रास्ता कैसे रोका जाए। लेकिन क्या हमारी अदलिया या हमारी मौजूदा फुल कोर्ट बैठ के माज़ी के कोर्स को इस मामले में दुरुस्त नहीं करेगी? क्या आज से 44 साल के बाद इस मामले को दुरुस्त किया जाएगा? और वो तमाम लोग जो तनकीद करते हैं, उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान की 76 साला तारीख को एक मर्तबा, कम से कम अदालती तारीख को थोड़ा-सा देख लें या फिर इस नोट को ही गौर से पढ़ लें, ताकि आपको तनकीद के लिए वो चंद हाइलाइटेड लाइन्स देने के बजाय बाकायदा मालूम हो कि आप क्या बात कर रहे हैं। और जस्टिस अतर मैनल्ला, बिलाशुबा उन्होंने जो कुछ भी लिखा इस नोट के अंदर, शायद वो भी कुछ कबल अज़ वक़्त मुझे लगा। उसकी वजह ये है कि अभी तय करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इस खत के अंदर जो भी चेन ऑफ इवेंट्स थे, उनको कंसीडर करना है, नहीं करना, और अगर नहीं करना, आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ना है। तो उससे पहले इतना तफ़सीली उन मामलात में नहीं, लेकिन बाकी जो तमाम बातें उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने तमाम फ़ैसलों का हवाला दिया, वो दुरुस्त हैं। और यहाँ पर ये तयन बिलाशुबा होना है कि क्या अदलिया ने अपने ऊपर लगा ये दाग मज़ीद पक्का करना है कि उनके मामलात और उनके फ़ैसलों में एग्ज़ेक्टिव की मुदाखलत होती है, या फिर इसको धोना है? और अगर तो पक्का करना है, तो फिर ये फुल कोर्ट तय कर देगा, और अगर धोना है, तो भी ये फुल कोर्ट तय कर देगा। और फिर अब इंतज़ार करते हैं 30 अप्रैल 2024 के, जब दोबारा बैठेगी फुल कोर्ट, और फिर वो देखेगी कि कैसे इस मामले को आगे लेकर चलना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।